जय हिंद मित्रों, मैं मनोज पुनः आपके ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, जिसमें हम लोग जूम क्लासेस के माध्यम से भी हम लोग अपनी तैयारी को करते हैं और हम लोग का टारगेट यहां पर नेट के अकॉर्डिंग जो हम लोग का सिलेबस होता है उस सिलेबस को हम लोग यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। और हम लोग का सब्जेक्ट क्या है? एजुकेशन है। ठीक है, एजुकेशन है। एजुकेशन से रिलेटेड हम लोग यहाँ पर टॉपिक को डिस्कस करते हैं और फर्स्ट पेपर जो हम लोग का कॉमन जो होता है उसको भी यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं आप लोगों के साथ। और इसी क्रम में हम लोग का अब अंतिम पड़ाव चल रहा है जो कि कैप्सूल कोर्स है। कैप्सूल कोर्स में हम लोग आज यूनिट 2 के PYQs को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोगों ने कल की डेट में इसके पूरे की पॉइंट्स को क्लियर कर लिया था। और एक बहुत बड़ी न्यूज़ ये है कि एडवर्टाइजमेंट 51 जो कि यूपीएससी की है, यहाँ से आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आ चुकी हैं। जिन लोगों को ना वो यूपीएससी की वेबसाइट पर जाकर आप लोग जरूर देखिएगा। उसमें आपकी बीएड में टोटल आपकी 75 सीटें हैं और एमए बीए में जो कि एजुकेशन सब्जेक्ट से है उसमें 25 सीटें हैं आपकी। ठीक है, टोटल इतनी है। तो आप लोग इसकी भी तैयारी आप करिए, क्योंकि इन सभी का सिलेबस जो है आपका जो आपका एनटीए यूजीसी नेट सिलेबस ने दे रखा है उतना ही सिलेबस, उससे बाहर कहीं कुछ भी नहीं जाता है। तो जो लोग मेरे साथ जुड़े थे और मेरे वीडियो को जिन लोगों ने देखा है उनको मैंने 10 की 10 यूनिट को कम्प्लीटली पढ़ा दिया है, सब कुछ करा दिया। अब अगले 4 महीने जो हमारे 3 या 4 महीना हमारे सामने आएगा, अब वहाँ पर कोई नया बैच नहीं बल्कि केवल पीवाईक्यूज कराए जाएंगे। हाँ, पीजीटी के लिए शैलवी है। शैलवी आपको पीपीटी के माध्यम से पीपीटी के माध्यम से आपके पॉइंट्स को डाउट क्लियर करती रहेगी। वहाँ पे आपको पॉइंट्स के माध्यम से आपको हर एक पॉइंट को बताने का प्रयास करेगी। ठीक है, जूम क्लासेस ना होकर वहाँ पर पीजीटी की पूरा सेशन जो होता है आपका एजुकेशनल हिस्ट्री है, साइकोलॉजी है और आपका रिसर्च है और आपके जितने भी थिंकर्स हैं उन सब के बारे में बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट रहेंगे। वो उनके साथ मैं जुड़कर उनको बहुत सी चीज़ें मैं बताऊंगा, तो वो आपके साथ जुड़कर आपको चीज़ें बताएंगी। और मैं क्या करूंगा, समराइज करने के लिए क्लासेस भी आपके साथ लूंगा। ऐसा नहीं कि एकदम कट जाएंगे, आपके साथ हम जुड़े रहेंगे अंत तक। ठीक है, तो चलिए, इतनी जानकारी हो गई। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने है, ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा। पहले क्वेश्चन को आप लोग पढ़ें। ठीक है, मैं भी पहले भी आप लोग कर चुके होंगे। सबसे पहले कहता है, क्या कह रहा कि प्राथमिक शिक्षा, ठीक है, कह रहा कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान द्वारा निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत सुनिश्चित किया गया है? तो अब आप बताइए किसके अंतर्गत सुनिश्चित किया गया है? कह रहा है कि द राइट मनोज ऑफ, सर, मुझे तो क्वेश्चन भी नहीं दिख रहा है। क्या बात करते हैं आप स्क्रॉल करें, देखिए आपको क्वेश्चन शो हो रहा होगा। इसमें पहला प्रश्न आपके ये सामने क्या शिक्षा सामवेद दिख रहा है और प्रदीप सर का दिख रहा है और आपका ये दिख रहा है, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। तो मनोज कुमार धुरिया के नाम फिर से से जो ज्वाइन है, करें क्या? मनोज कुमार धुरिया जी के नाम से जो है उसको आप क्लिक हाँ, अभी करो आया, अभी वहां पर। अभी 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 आ गया। हाँ, आगे 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 सर, आगे आगे। ठीक है ठीक है। तो चलिए, तो प्रश्न में क्या कह रहा है प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान द्वारा निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत सुनिश्चित किया गया था? अब देखिए, तो पहला इंग्लिश में भी दिया है, जिन लोगों को इंग्लिश में पढ़ना वो इंग्लिश में पढ़ेंगे। कह रहा है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों का अनुच्छेद 45। दूसरा आपसे कह रहा है अनुच्छेद 21 से जो कि 2002 में आया था। तीसरा कह रहा है अनुच्छेद 21 से जो कि 2009 में आया था। तीसरा अनुच्छेद 21 भी जो कि 2002 में आपका आया था। अब इसके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट, पहले वाले ऑप्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले वाले ऑप्शन के बारे में यदि आप लोग जानते हो तो आप लोग अपना विचार रखें या फिर मैं आपको आगे बताऊं। बताएं, किसी को पता हो तो बताएं। नहीं सर, हमें तो नहीं पता। हाँ, तो हमें ये हम पता तो हो। बहुत तेज बारिश हो रही है।
अच्छा अच्छा, यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि सबसे कि पहले नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 45 में क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद 45 में ये पॉइंट नोट करिएगा या सुनिएगा ध्यान से। कह रहा है कि राज्य सरकार का दायित्व होगा कि वह निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा 14 वर्ष तक के बालकों के लिए करे। मतलब कि यहाँ पर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात कर रहे हैं। कितने? प्राथमिक शिक्षा जो कि 14 वर्ष तक के लिए, ठीक है, 14 वर्ष तक के लिए निःशुल्क और अनिवार्य। लेकिन यहाँ पर कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। कौन? स्टेट गवर्नमेंट के लिए बोल रहा है, ठीक है। याद रखना है कि 45 में स्टेट गवर्नमेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वहाँ पे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए, लेकिन कितने? 14 वर्ष तक के बालकों के लिए होगा, ठीक है। लेकिन यहीं पर अगर आप देखेंगे 2002 में संविधान में जो है किया गया एक संशोधन किया गया था, जो कि 1945 जो कि अनुच्छेद 45 को बदल कर इसमें कहा गया। अब देखिए शुरुआत में तो ये कहा गया था जो मैंने बताया, अब देखिए उसमें संशोधन करके, संशोधन कब हुआ? 2002 में ये संशोधन कर रहे हैं। संशोधन करने के बाद क्या कहते हैं कि 6 वर्ष की आयु पूरी होने तक, याद रखिए क्या कह रहा है? 6 वर्ष तक की आयु पूरी होने तक, ठीक है, होने तक राज्य सभी बच्चों को बचपन में देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। देखिए अब यहाँ पे कंडीशन क्या है? पहले जो थी जब ये संविधान बना था तो उसमें कहा गया कि स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि प्राथमिक शिक्षा जो कि बच्चे प्राप्त कर रहे हैं उनकी 14 वर्ष तक उनके लिए देखभाल करें। लेकिन जब 2002 में चेंज होता है, तो 2002 में चेंज होने पर कहता है कि 6 वर्ष की आयु पूरी होने तक, मतलब जन्म से 6 वर्ष की आयु जब तक बच्चा पूरी नहीं कर लेता तब तक राज्य सरकार सभी बच्चों की देखभाल करेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? कह रहा है कि द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोविजन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन यूनिट दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 years। क्लियर हुआ? पॉइंट बताओ यहाँ पर पहला। हेलो, पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ सर। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखिए पहला पॉइंट, तो यहाँ पर पहले पॉइंट में आपको देखिए क्या कह रहा है, ये तो नहीं होगा क्योंकि इसमें कह रहा है अब प्रश्न आप फिर से पढ़ो। कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान द्वारा निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत सुनिश्चित किया गया है? किया गया था नहीं पूछा, किया गया है। अगर ये पूछा जाएगा तो ये तो पहले हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो 2002 में चेंज हो गया इसलिए पहला ऑप्शन नहीं होगा। अब दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं। 21A 2002 में क्या कहा गया है, इसमें विस्तार से हम लोग बात करेंगे। इसमें ठीक, इसमें कहता है कि नीति निर्देशक जो सिद्धांत है उसमें अनुच्छेद 45, ठीक, अनुच्छेद 45 वाला हो गया। जी सर। हाँ हाँ, 45 वाले में आपने बताया कि 14 वर्ष तक होगा, और 2 में आपने ये बताया कि संशोधन करके ये बोला गया कि 6 वर्ष तक भी स्टेट बच्चों की देखभाल करेगा। हाँ, ये पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही मैंने अभी बताया। दूसरे ऑप्शन पे चलो हम डिस्कस करते हैं। अब दूसरे ऑप्शन में कह रहा है अनुच्छेद 21A। अब ये जो मैंने बताया है ये 45 में ही संशोधन किया गया, ना कि 21A 2002 में। अब देखो कह रहा है कि हाँ, अब कह रहा है कि 2002 में जो संशोधन होता है वो 86वां संशोधन होता है। कौन सा? 86, मतलब 86वां संशोधन होता है। 86वें संविधान संशोधन में जो होता है वो 21A आता है, आपका आर्टिकल 21A आता है। 21A में 21A को जोड़ा गया है, याद रखिएगा, 21A को जोड़कर प्रारंभिक शिक्षा को नागरिकों का एक मूल अधिकार बना दिया गया। अब याद रखिए ये मूल अधिकार में आता है, ये भी पॉइंट नोट कर लीजिएगा। 21A को 2002 में 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि स्टेट गवर्नमेंट की 6 से लेकर 14 वर्ष तक के जितने भी बालक होंगे
उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य कानून द्वारा निर्धारित किया जाएगा। मतलब स्टेट गवर्नमेंट की अब यहाँ पे कंडीशन होगी। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो 2002 में सबसे पहले 45 में क्या चेंजेस किया गया था। चेंजेस ये किया गया कि यहाँ जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की जो है स्टेट गवर्नमेंट उसकी देखभाल करेगी। लेकिन अब ये कह रहा है कि 21A में क्या कहा गया कि 6 से लेकर अब 14 वर्ष तक के बालकों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात यहाँ पर करता है, जबकि यहाँ पर देखभाल की बात कर रहा है, यहाँ पर शिक्षा की बात कर रहा है। दोनों पॉइंट क्लियर हो रहे हैं सभी को? बताएं, दोनों पॉइंट क्लियर हो रहे हैं? हेलो, हाँ सर क्लियर हुआ? चलिए अब यहाँ पर आप देखते हैं। हाँ, अब हम लोग देखेंगे इसमें। अब देखेंगे जब ये पॉइंट क्लियर होगा, यहीं पर आपने कॉपी और पेन उठाइए, एक पॉइंट और लिखिए विकलांग बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, मतलब विकलांग बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की जो उम्र है वह 18 वर्ष है। कितनी है? 18 साल या 18 वर्ष है। ठीक है, 18 वर्ष रखी गई है ये विकलांग बच्चों के लिए, जबकि सामान्य बच्चों के लिए कितनी है? 14 वर्ष है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर है? हाँ सर, ये आप क्लास में भी बताए थे। हाँ, ये मैंने क्लास में भी बताया था जब मैं पढ़ा था। अब चलते हैं, जब 2 ऑप्शन हम लोग के क्लियर हो गए तो अब तीसरे ऑप्शन की तरफ हम लोग चलेंगे। तीसरा ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है। तीसरे ऑप्शन में आपसे कह रहा है कि अनुच्छेद 21A के 2009 में क्या कहा गया। तो कह रहे हैं 21A को व्यावहारिक रूप देने के लिए संसद में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया गया। ये जो है 1 अप्रैल, याद है कि डेट आई थी पूछने को, 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 2010, ठीक है, 1 अप्रैल 2010 से जम्मू तथा कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में यह अधिनियम लागू किया गया था। ठीक है, अगर इतिहास को इसमें ये जो है अधिनियम लागू किया, बना तो यहाँ पर, लेकिन लागू कब हुआ? यहाँ पे 21A 2009 वाला, तो ये तो यहाँ पर था, लेकिन ये जो है 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। याद रखिए, दोनों जगह छोड़ गए। अगर हमसे पूछा जाए कि इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें और हमसे पूछा जाए कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात सर्वप्रथम किसने की है, तो बताओ किसने की है? याद रखिए, डेट है 18 मार्च। हाँ, 18 मार्च 1910 को किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने सबसे पहले निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात ब्रिटिश विधान परिषद में रखा था ये प्रस्ताव, लेकिन उस समय ये प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया था। तो ये पहला प्रश्न सभी को क्लियर हुआ? बताएं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ें और देखें उसको। सर, इसका पता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। हाँ, कह रहा है कि निम्नलिखित, आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से, इसको पेन ले लूं मैं। डाइट। हाँ, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के परिणाम स्वरूप डाइट की स्थापना की गई। तो मैंने देखिए कॉम्पिटिटिव वे में जब पढ़ाया तो मैंने आपको बताया था कि इसकी स्थापना जो है किसके आधार पर होती है। ये जो है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जो है, एजुकेशन कमीशन है आपका, फिर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है, फिर माध्यमिक शिक्षा आयोग है, फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो किसके अकॉर्डिंग है आपका? 1986। तो हाँ, डाइट की स्थापना जो है 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत की गई थी। अब जब इसकी स्थापना की गई थी तो सर्वप्रथम 33 जिलों में, कहाँ पर? 33 जिलों में इसकी स्थापना करी गई थी। और इसमें जो है किसको? इन सर्विस और प्री सर्विस दोनों प्रकार के टीचरों को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम था। याद रखना है, इन सर्विस और प्री सर्विस दोनों लोगों के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग की बात करते हैं यहाँ पर। ठीक, अगर यहीं पर हाँ, यहीं पर एक क्वेश्चन आता है कि डाइट का फुल फॉर्म क्या होगा,
तो डैट का फुल फॉर्म क्या? डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग। जी सर। ठीक, हिंदी में बोलेंगे जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान बोलेंगे हम लोग। क्लियर है पॉइंट? जी सर। हाँ सर। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। ये जी सर, स्कूल के बस्ते के बोझ को कम करने की सिफारिश यशपाल कमेटी। हाँ, कह रहे स्कूल के बस्ते को बोझ का कम करने की बात जो करता है वो यशपाल कमेटी करता है आपका। ठीक है, कौन करता है? यशपाल कमेटी आपका कर रहे हैं यहाँ पर। तो क्लियर है, यहाँ पे यशपाल कमेटी हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पर। ठीक है, यशपाल कमेटी हो जाएगा। लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे भी तो और अच्छा सा रहेगा। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे कि यशपाल कमेटी का गठन सबसे पहले कब होता है, बताओ जरा। अभी ये क्वेश्चन का आंसर तो रटा हुआ था, इसलिए फट करके बता दिए। 2009। 1992 की बात है। हाँ सर, 1992। यशपाल कमेटी का गठन जो था 1992 में हुआ था और इन्होंने 1993 में 1993 में 15 जुलाई को अपनी रिपोर्ट जो है सौंप दी थी, जिसके अंतर्गत इन्होंने कहा कि स्कूल बैग का बोझ कम करने का इन्होंने उपाय बताया। और इन्होंने क्या बोला है कि शिक्षा बिना बोझ के, लर्निंग विदाउट बर्डन की बात करी इन्होंने। ठीक है, हाँ, लर्निंग विदाउट बर्डन की बात करिए इस आयोग ने। अब यहाँ पर जब इतनी बात कहते हैं तो वहाँ पे बैग का जो है वेट भी बताया होगा इन्होंने। तो बैग का वेट कितना था? 4 kg करने के लिए इन्होंने बताया था यहाँ पर। क्लियर? कितने? 4 kg। जी सर। हाँ, 4 kg के लिए बताया था। ठीक है ना, ये है। अब यहाँ देखिए प्रोफेसर यशपाल की भूमिका जो है, जब एनसीएफ 2005 बनता है ना, एनसीएफ 2005 बनता है तो उसमें भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसमें जो है 38 सदस्य का जब चुनाव करना होता है तब इनकी हेल्प ली जाती है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखिए क्या आपसे कह रहा है, स्क्रीन पर सही से शो हो रहा है आपको? हाँ, क्लियर है। थोड़ा सा होगा, ब्लर होगा, कोई बात नहीं। ब्लर, हाँ ब्लर। चलिए फिर भी पढ़ दे रहे हैं। कह रहा कि अब कह रहा कि एनसीएफ देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम विकास के प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांतों में शामिल है। कह रहा है अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 द साइलेंट गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इंक्लूडेड। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को जोड़ना है आपको, तो कैसे आप जोड़ोगे? सबसे पहले इसमें कह रहा है कि विद्यालय से बाहर के जीवन में शिक्षा को जोड़ना। तो पहला ही ये आपका सही कह रहा है, ए वाला बोला था। हाँ सर। हाँ, हाँ सर। तो ए जहाँ है उसको रोक लो, बाकी और सबको कट कर दो यहाँ पर। आंसर आ गया फोर्थ वाला। हाँ, चलो जान दो, ये भी तो था यहाँ पर। ठीक है, फिर कह रहा है कि अधिगम को रटन विधि से अलग किया जाना सुनिश्चित करना। मतलब ए भी है आपका और बी भी है। फिर कह रहा है कि पाठ्य पुस्तकों से आगे ले जाकर पाठ्यक्रम को समृद्ध बनाने की बात करता है। ठीक है, तो ये भी सही है आपका। फिर कह रहे दिव्यांगता के चिकित्सीय प्रतिमान के साथ इंटरफेसिंग, तो ये नहीं बोला इन्होंने। प्रभुत्व की संस्कृति पर ध्यान केंद्रित करना, फोकसिंग ऑन द डोमिनेंट कल्चर, तो ये भी नहीं बोला। तो आपका ए बी और सी मतलब डी वाला ऑप्शन आपके क्लियर है, आपका बिल्कुल सही आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर देखें, 5 में भी ऐसे ही आपका आएगा। कह रहा कि एनसीएफ 2005 द्वारा शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से कौन से बदलावों का सुझाव दिया गया है? तो अब बताओ कौन सा सुझाव दिया है। सबसे पहले कह रहा है आपसे, कह रहा है कि ज्ञान संवितरण से ज्ञान स्वामित्व, मतलब नॉलेज डिस्ट्रीब्यूटर टू नॉलेज ऑन, मतलब स्वामित्व की ओर, मतलब किसी एक के पास जाए। तो ए वाला तो नहीं होगा। अब ये जहाँ हो उसको कट कर दो। हेलो, ए कट, हाँ मुझे आ रही है आवाज, हाँ मुझे आ रही है आवाज। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? बी वाला आपका करेक्ट बैठ रहा। कैसे? कह रहा कि विषयगत से बहुविषयगत ध्यान केंद्रित, मतलब किसी एक पर्टिकुलर विषय का आपको नॉलेज हो तो आपको एक नहीं बल्कि और भी विषयों का ज्ञान हो, मल्टीडिसिप्लिनरी फोकस की बात करते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया। फिर दूसरा
आप कह रहा है अधिगमकर्ता की स्वायत्ता से शिक्षक के निर्देशक की, यानी हाँ इसमें ये हो गया आपका, क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 में क्या कहता है, 6 में कहता है कि ब्रांड विकसित, क्या कह रहा है, कह रहा है कि ब्रांड विकसित करने और विपणन को बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा जोर दिया गया। कह रहे डेवलपिंग ब्रांड एंड एनहेंसिंग मार्केटिंग इज एम्फेसाइज्ड बाई, ठीक है, एम्फेसाइज्ड बाई की बात कर रहा है। तो सिग्नलिंग थोड़ी है सर। हाँ, ये ब्रांड बोला यानी सिग्नलिंग के, हाँ ब्रांड बोला है, मतलब सिग्नलिंग थ्योरी की बात करेंगे यहाँ पर। चलो फिर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है सर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, हाँ सेकंड कंपोनेंट पूछा ना बजट के। हाँ, कह रहा है कि किसी बजट के अनिवार्य घटक होते हैं। तो कौन होता है, कह रहा है कि भवन और अवसंरचना होती है, आय और व्यय होता है, नीति और कार्यक्रम होता है, शुल्क और वेतन होता है। तो कौन सा होगा इसमें आपका, आपने क्या बताया, इनकम एंड सेकंड एक्सपेंडिचर। हाँ बिल्कुल, सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या आएगा, कह रहा कि मानव, कह रहा मानव सिद्धांत में निम्नलिखित में से किन पर जोर दिया गया है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, आपका इस क्वेश्चन में क्या होगा, कह रहा कि ह्यूमन कैपिटल थ्योरी गिव्स एम्फेसाइज ऑन, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल थ्योरी में क्या क्या, हाँ इसमें पढ़ते हैं सबसे पहले। इसमें कह रहे कर्मचारियों की सुरक्षा की बात सबसे पहले कर रहा है, कर्मचारियों की सुरक्षा की बात कह रहा है, कर्मचारियों की प्रेरणा की बात करता है, ठीक है। किसकी बात, कर्मचारियों की प्रेरणा की मतलब स्टाफ मोटिवेशन, ह्यूमन कैपिटल स्टाफ मोटिवेशन ज्यादा इम्पोर्टेंट वे में काम करता है। फिर दूसरा आपसे शिक्षा पर निवेश, कह रहे शिक्षा पर इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन पर निवेश या शिक्षा पर निवेश की बात करता है, बी वाला निवेश सी हो जाएगा, निवेश की ये बात करता है। कर्मचारियों की सेवारत शिक्षा, इन सर्विस एजुकेशन ऑफ द स्टाफ, मतलब जो आपके स्टाफ में काम कर रहे हैं उनको हमेशा अपडेट करने की बात यहाँ पर काम बोल रहे हैं, ये आपका हो जाएगा। कर्मचारियों की भर्ती से मानव पूंजी का कोई संबंध नहीं होता है, वो इन सर्विस में बात करते हैं। तो आपके ऊपर के तीनों जो है सही है, बी सी और डी, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बैठेंगे। यहाँ पर कर्मचारियों की सुरक्षा की बात यहाँ पर नहीं करते, मानव पूंजी सिद्धांत नहीं करते, मानव पूंजी न कर्मचारियों की भर्ती की बात, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट बैठेगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ 9 में देखिए आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि कोई बजट तैयार करते समय निम्नलिखित कौन से बिंदुओं को अनिवार्य माना जाता है। तो आपके पहला ऑप्शन क्या आएगा, राजस्व, दूसरा संस्थान के उद्देश्य, तीसरा व्यय, चौथा समुदाय को शामिल करना, पांचवा शिक्षकों का वेतन है आपका, ठीक है। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा बताओ। कोई बजट तैयार करते समय क्या क्या चीजों को, किन पॉइंट्स को लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले रेवेन्यू आप ये लेंगे, राजस्व को लेंगे, संस्थान के उद्देश्य वो ऑब्जेक्टिव भी लेंगे, ए और बी तो होना ही होना। ए और बी देखो कहाँ पर साथ में, यहाँ पर आपका ए और बी साथ में, इसलिए बी वाला ऑप्शन आपका क्लियर हो गया। सी व्यय खर्च हम लेंगे, कैसे होना क्या। तो 9 नंबर भी हो गया। अब चलते हैं 10 नंबर में देखिए आपको क्या कह रहा है। इसमें है कौन सी समिति भारत में शिक्षक शिक्षा के संबंध में विशेष तौर पर, ये जस्टिस वर्मा कमेटी। हाँ इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग, भारत में शिक्षक शिक्षा के शिक्षा मैंने बहुत जोर देकर आपको बताया था, जस्टिस वर्मा कमेटी, जेवी, ठीक है, जेवीसी के बारे में, जस्टिस वर्मा कमेटी आपका हाँ क्वालिटी।
फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए आपसे क्या कह रहा है कि शिक्षक शिक्षा में इंटर्नशिप कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होता है, ये तो आप लोग बहुत बेहतर तरीके से बता सकते हैं। क्या होगा आपका कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में छात्र अध्यापक बोले अध्यापक की सहायता करना, यही वाला होगा। द स्टूडेंट टीचर्स इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम। बिल्कुल सही। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 नंबर देखिए। 12 नंबर में आपसे क्या कह रहा है? ये खतरनाक है। हाँ, निम्नलिखित में से किस संस्थान को जनपद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्राइमरी लेवल जो है बेसिक एजुकेशन में डाइट अभी जस्ट बताए थे, डाइट वाले क्वेश्चन में बताया। हाँ, तो इसमें क्या कहता है, प्रश्न को पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस संस्थान को जनपद स्तर पर प्राथमिक और बुनियादी विद्यालयों के सेवारत शिक्षकों की जिम्मेदारी सौंपी गई। तो ये डाइट को सौंपी गई थी आपकी। 13 नंबर क्या कह रहा है? रूसा का प्रयोजन क्या था? पात्र राज्य की उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों को महत्वपूर्ण वित्त पोषण मुहैया कराना। दूसरा बता दीजिए जैसे मुझे बताया। आप जो है स्क्रॉल करिए और मेरा नाम लिखोगे ना, मनोज कुमार, उसको जो है डबल क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। मिला? नो आराम से करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप स्क्रॉल करिए और उसको देखिए नाम लिख कर आ रहा होगा ना मेरा, ऊपर लिखिए मनोज कुमार भूरिया लिखा होगा, डबल क्लिक मार। नेटवर्क इशू होगा। हमारा भी चला गया वो नेटवर्क इशू आपकी तरफ सही है। नहीं सर, हमको भी नहीं दिख रहा है। हेलो, हाँ मुझे सुनाई दे रहा है। आप लोग स्क्रॉल करें, आपको शो होगा ना। आ गया सर, मेरा तो आ गया। चलिए ठीक है, कब जाए कोई बात नहीं, हम आपकी आवाज सुन लेते, जब आएगा तब देखेंगे। ठीक है सर, आप बोलिए। हाँ देखिए आपका रूसा है। रूसा का मतलब, रूसा का मेन काम जो होता है पात्र राज्य की उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों को महत्वपूर्ण वित्त पोषण मुहैया कराना है। हायर एजुकेशन जो होते हैं वहाँ पे फंडिंग का जो काम करते हैं वो रूसा का काम होता है। फिर दूसरा कह रहा है ये आपका करेक्ट आंसर है। शिक्षक विकास कार्यक्रम कौन करता है? फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम कौन करता है? बताओ। एनसीटी नहीं, एनसीटी। हाँ, फिर इसमें कह रहे हैं नवोन्मेषी अनुसंधान परियोजना केंद्रीय विश्वविद्यालयों का वित्त पोषण कौन करता है? ये आपका यूजीसी करेगा। ठीक है, नवोन्मेषी उसी प्रकार की उच्चतर शिक्षा प्रणाली के लिए रूपरेखा तैयार करना आपका किसका है? रूपरेखा तैयार करना एनसीएफ होता है ना। एनसीएफ होता है। हाँ, यहाँ पर ये अब चलते क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर में देखते हैं क्या आ रहा है। 14 नंबर में कह रहा है कि बजटिंग के निम्न से उच्च उपागम की हानियां यह है कि बजट, देखिए निम्न से उच्च की ओर जाना है, हमको उच्च से निम्न की ओर नहीं जाना। इस चीज को ध्यान रखना है हम लोग को। तो इसमें कह रहा है कि संगठन के समग्र लक्ष्यों के अनुरूप ना हो। दूसरा कह रहा है अधिक वास्तविक। तीसरा कह रहा है बिल्कुल सटीक हो सकता है। चौथा कह रहा है कि बजट की तैयारी धीमी हो सकती है। अब यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है। कह रहा है कि यहाँ पर निम्न से उच्च की ओर। हाँ, निम्न से उच्च की ओर कह रहा है कि
कह रहे disadvantage of bottom up approach of budgeting are that the budget पहला कह रहा है may not be synchronous with the overall objectives of the organization पहला कह रहा है, दूसरा कह रहा है will be more realistic, तीसरा आपसे कह रहा है can be unit accurate, चौथा आपसे कह रहा है preparation may be slow। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे लोवेस्ट कौन सा पॉइंट होगा? सबसे लोवेस्ट पॉइंट कह रहा है कि संगठन के समग्र अनुरूप ना होना, जो अनुरूप है तो वही सबसे लोवेस्ट है। ये वाला पहले आ जाएगा, देखो आपका पहले वाला ऑप्शन मेरा और तीसरे वाले ऑप्शन मेरा। अब सेकंड ऑप्शन आपसे देखिए क्या कह रहा है। सेकंड में आपसे कह रहा है कि अधिक वास्तविक, फिर कह रहा है कि बिल्कुल सही होगा, हाँ अधिक वास्तविक ये भी तो अच्छा है, उच्च उपागम के अंदर और बिल्कुल सटीक ये भी अच्छा होगा, लेकिन कह रहा है बजट की तैयारी धीमी हो सकती है, धीमी हो सकती है, ये भी जो है लोवेस्ट केस से ही बात कर रहा है। ए और डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा यहाँ पर। क्लियर है? हाँ ठीक है, ओके। अब 15 नंबर पे चलते हैं। 15 नंबर में क्या कह रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में परियोजनाओं की लागत प्रभाविता विश्लेषण आपका कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस अध्ययनों के नगण्य संख्या के क्या कारण है। कह रहा है कि what are the reason of negligible number of studies of cost effectiveness analysis of projects in the field of education। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रहा है। अब इसमें देखिए क्या इसमें कहता है सबसे पहले आपसे क्या कह रहा है कि आपका CEA में मूल्यांकन अपर्याप्त पृष्ठभूमि होती है आपकी पहले में, तो आप पर्याप्त कॉस्ट इफेक्टिवनेस होती है, तो वहाँ पे हम लोग कह रहा कि इनएडिक्वेट बैकग्राउंड इन सीए अपर्याप्त पृष्ठभूमि मिलती है, हाँ बिल्कुल सही, अपर्याप्त पृष्ठभूमि हमको मिलती है यहाँ पर। फिर दूसरा पॉइंट आपसे क्या कह रहा है कि सीईए में अनिवार्य का अभाव रहता है, बिल्कुल रहता है, क्योंकि इफेक्टिवनेस में हम लोग अनिवार्यता का अभाव रहता है, मतलब कह रहा है लैक ऑफ रिक्विसाइड एक्सपोजर सीईए। तीसरा आपसे कह रहा है कि सीईए के साथ निर्णय लेने वालों की सुविधा का अभाव होता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी होता है। देखिए आपसे पॉइंट है क्या नगण्य है, क्या निगलेक्ट करने वाली जो इसकी क्या है इसको नगण्य करने वाली, हाँ तो यहाँ पर ए बी सी ऑप्शन है। अब चलते क्वेश्चन 16 की तरफ। 16 वाला पढ़े। जी बताया 16 वाले में आपसे कह रहा है कि सेट एक में दर्शाइए आपके शिक्षा के विभिन्न घटक और ऐसे घटकों की युक्तियां हैं, मतलब क्या किससे कोरिलेट होगा इसको रिलेशन में इसको लेकर आना। सबसे पहले ये आपका फाउंडेशन कोर्स होते हैं। फाउंडेशन कोर्सेज किसमें आता है? छात्रों को, हाँ जिसे फर्स्ट कह रहा कि छात्रों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के मूलभूत सिद्धांतों को समझने योग्य बनाने के लिए आपका फाउंडेशन कोर्सेज होता है। ठीक है, फिर इसका आता है वैकल्पिक तो आपका ज्ञान और कौशलों के अनुप्रयोग को बढ़ावा देने के लिए होता है वैकल्पिक। ठीक है, वैकल्पिक वाला होता है। फिर इसके आता है प्रायोगिक एवं प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम, इसको प्रैक्टिकल एंड प्रैक्टिकम कोर्सेज बोलते हैं। ये आपका कौशलों के शिक्षण विधि संबंधी ज्ञान के अनुप्रयोग की स्थितियां प्रदान करना है यहाँ पर। फिर आपका बी वाला जो है शिक्षण योग्यता को व्यापक बनाना, व्यावसायिक निपुणता अभिवर्धन पाठ्यक्रम जो है शिक्षण योग्यता व्यापक बनाने का के बारे में कहता है आपका। क्लियर है? यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका क्लियर हो जाएगा। फिर 17 नंबर देखते हैं।
17 नंबर में कहता है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन इसमें है कि बजट किसी दी गई समयावधि का व्यय और प्राप्तियों का संतुलित आकलन है, क्योंकि किसी शैक्षणिक प्रशासन के हाथों में बजट पिछले प्रदर्शन का एक दस्तावेज जो वर्तमान नियंत्रण का एक प्रकार और भविष्य की योजनाओं को प्रक्षेपित करता है। ए और आर दोनों सही है और आर जो है एक ही सही व्याख्या कर रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन में मैचिंग करना है हम लोग। मैचिंग करेंगे। क्या आएगा इसमें? जब मैचिंग आप करोगे तो कह रहा है कि 2 वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 2 वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम किसके लिए होता है? ये प्राथमिक स्तर पर प्राइमरी के लिए। ठीक, प्राइमरी स्तर पर जो होता है उसके लिए होता है। यहाँ पर प्राइमरी स्तर पर लेने के लिए यहाँ पर होता है। फिर कह रहा है कि 230 तो यहाँ पे कह रहे हैं कि 230 कार्य दिवसों के साथ। जी सर, फर्स्ट फर्स्ट वाला कह रहा कि 230 कार्य दिवसों के साथ एक वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जो चलेगा वो माध्यमिक स्तर के लिए। ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण संगठन जो आपका समर इंस्टीट्यूट जो होता है समर वाला इन सर्विस टीचरों के लिए रहता है आपका। और पत्राचार जो आपका होगा करस्पॉन्डेंस कोर्सेज एंड स्टडी लीव लेते हैं वो किन के लिए होता है? वो आपका अनट्रेन्ड टीचर्स के लिए होता है। जो कहते हैं ना ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, ये है उनके ना। चलो ठीक है, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। देखिए आपको मैचिंग करना है। 19 में आपसे कह रहा है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 में जो आया था, इसका क्या होगा? इसमें प्रसार सेवा ये आपका ये एक्सटेंशन सर्विस की बात करी। याद रखिए मैंने बता रखे ना आपको, ये हो जाएगा। तो शिक्षा आयोग ने क्लास में बताया था। तो इसमें शिक्षा आयोग जो है एक मॉडल विद्यालय के जो विद्यालय सभी मैंने बताया भी था। स्कूल कॉम्प्लेक्स। एक सेकेंड सर, ये जो कोठारी कमीशन था हमारा मॉडल स्कूल और प्रोडक्शन की बात करता है ना? हाँ तो इसमें स्कूल कॉम्प्लेक्स की बात करी इन्होंने ना। स्कूल कॉम्प्लेक्स की बात इन्होंने करी थी, कोठारी कमीशन ने करा। फिर इसके बाद शिक्षक शिक्षा आयोग जो 1980 में आया था, इसने क्या बात की? इसने जो निर्दिष्ट लघु अवधि के सेवा प्रशिक्षण का प्रावधान और इसका करियर की प्रगति के संबंध में बताया था। फिर क्या कह रहा है? शिक्षक शिक्षा पर उच्चाधिकार प्राप्त आयोग 2012 में जो आपका है वर्मा कमेटी का। वर्मा इन्होंने इन सर्विस प्री और इन सर्विस शिक्षकों के स्तर में सुधार के लिए बात करी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपको हो जाएगा। अब 20 नंबर देखिए क्या कह रहा है? नीचे नीति निर्माण में निर्मित सोपानों का उल्लेख किया। अब इसमें आपको स्टेप के बारे में बताना है। बस स्टेप आपको पता हो तो आप बड़े आराम से बताएंगे। सबसे पहले वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करेंगे। डी वाला पहले है, एक बार ये आंसर आपका आ गया। ऑप्शन नंबर 3 हो गया। सबसे पहले डी नंबर 1 पर आएगा, एफ नंबर 2 पर आएगा। नीति फिर नीति विकल्पों का मूल्यांकन करेंगे नंबर 3 पर। फिर इसके बाद क्या एक नीति निर्णय का निर्धारण करेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे? क्रियान्वयन करेंगे। फिर इसके बाद जी वाला आ जाएगा आपका 6 नंबर क्या नीति प्रभाव का आकलन करेंगे। लास्ट में उत्तरवर्ती मतलब कि रिसाइकिल कर देंगे। ठीक है, नंबर 7 पर ये आपका आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब 21 की तरफ मानव पूंजी सिद्धांत से संबंधित क्या है?
कह रहा है कि मानव पूंजी सिद्धांत से संबंधित क्या है आप कह रहा है कि जब दोनों पक्षों की विभिन्न सूचनाओं तक पहुंच हो तब यह व्यवहार का वर्णन करने में उपयोगी है। दूसरा कह रहा है यह प्रवृत्तियों ज्ञान एवं सामाजिक तथा वैकल्पिक विशेषताओं का सामूहिक स्टॉक है। तो याद ये सामूहिक स्टॉक होता है। क्या है कि यह प्रवृत्तियों ज्ञान एवं सामाजिक व्यक्तित्व सभी का पूरा का पूरा कंप्लीट होता है आपका मानव पूंजी ना। मानव पूंजी सर, हाँ सर इसमें ना हमारी सब्जेक्ट नॉलेज स्टॉक होती है ना, ये इसलिए बोला है कि इसमें सोशल भी और इंडिविजुअल भी दोनों विशेषताएं होती है। हाँ, मानव पूंजी सिद्धांत में सभी चीजें यहाँ पर इंक्लूड हो जाती हैं आपकी। ठीक है, स्टॉक ऑफ कॉम्पिटेंसीज, नॉलेज, सोशल एंड पर्सनल एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करते हैं। ये बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट। फिर 22 में आपसे क्या कहता है, कह रहा है लागत लाभ विश्लेषण करने के लिए नीचे कुछ सामान्य स्टेप की बात कर रहा है। स्टेप आपको बताना है, बड़े आराम से आप बता ले जाओगे। सबसे पहले इसमें क्या होता है, परियोजना क्या स्पेसिफिक प्रोग्राम प्रोजेक्ट क्लियरिटी होनी चाहिए। हम लोग पहले प्रोजेक्ट बनाएंगे, पहले प्रोजेक्ट बनाएंगे हम लोग। तो देखो पहले प्रोजेक्ट, ये दूसरा ऑप्शन आ गया। पहले हम नंबर एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, दूसरे नंबर पर उसका इनपुट और आउटपुट का मात्रात्मक वर्णन करेंगे। फिर इसके बाद फिर कंपेयर करेंगे। हाँ, सामाजिक लागत लाभ का अनुमान लगाएंगे। फिर आपका लाभ में आपका तुलना कर देंगे। तो ये आपका आ जाएगा। सबसे पहले परियोजना बनाएंगे, लास्ट में कंपैरिजन होगा इसमें। हाँ, पहले क्या करेंगे, पहले परियोजना बनाएंगे, फिर दूसरे में इनपुट आउटपुट की मात्रा उसका डिस्क्रिप्शन करेंगे। डिस्क्रिप्शन करने पर अनुमान लगाएंगे, अनुमान लगाने पर तुलना करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। फिर चलते 23 नंबर की तरफ। 23 नंबर में कह रहा है कि नीचे दी गई बृहद स्तर पर वित्त पोषण से संबंधित विशेषताओं की पहचान। अब वित्त पोषण से संबंधित विशेषताओं की पहचान करनी है तो क्या होगा, कह रहा है कि समग्र अर्थव्यवस्था आधारित अवधारणा। ये वाला तो होगा ही होता है। अब देखो ये वाला के पहले वाले में ही है, तो पहला वाला ही ऑप्शन आपको ऑटोमेटिक हो जाएगा आपका। ए है और बड़ी संस्था को संबोधित करना है आप, और क्या है समय सीमा निर्धारित करना है, और आपको जोखिम की न्यूनतम गुंजाइश। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब आता है 24 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजनीतिक आधुनिकीकरण की अवधारणा की उपयुक्त व्याख्या करता है। ठीक है, उपयुक्त व्याख्या कौन करता है, अब आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राजनीतिक परिवर्तन आवश्यक है। दूसरा कह रहा है कि राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन की सामान्य प्रक्रिया समाज के अन्य क्षेत्रों से गहन रूप से संबंधित है। अब देखिए कह रहा कि हाँ यही कह रहा कि राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन की सामान्य प्रक्रिया समाज के अन्य क्षेत्रों से गहन रूप से संबंधित है आपका। तो यही ऑप्शन आपका क्लियर एकदम बैठता है, जो आधुनिकीकरण की अवधारणा को स्पष्ट करता है, राजनीतिक अवधारणा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन चलिए, तो यहाँ पर आपके 24 क्वेश्चन थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब हम लोग कल जो है यूनिट 3 के कुछ क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, जिससे आपके पॉइंट और भी क्लियर होते चले जाएंगे ना। और आपको जो भी डाउट हम लोग क्वेश्चन पेपर में ही कर लेंगे, क्योंकि रिवीजन हम लोग कर चुके हैं बहुत ना। अब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे।